जबलपुर की ऐतिहासिक एम्पायर टॉकीज को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। टॉकीज की जर्जर बिल्डिंग से हादसे का खतरा था। बारिश के चलते जिला प्रशासन और नगर निगम ने जर्जर भवनों को चिन्हित कर हटाने का अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में ऐतिहासिक एम्पायर सिनेमा घर की जर्जर बिल्डिंग को भी गिरा दिया गया। बिल्डिंग का एक हिस्सा वर्ष 2012 में गिर चुका था। बचे हुए हिस्से को मशीनों के जरिए गिराया गया। इस समय हम एम्पायर थिएटर के सामने हैं, जिसकी जर्जर बिल्डिंग को जिला प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा डिसमेंटल किया जा रहा है और जिला अध्यक्ष का, कलेक्टर का ये आदेश है कि ये खंडर बिल्डिंग जो है ये जनहानि का सबब न बन जाए, इसलिए इसको गिराया जा रहा है। तो इसको आज हमने चिन्हित किया है और इसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जान माल होने की संभावना थी, इसी को ध्यान में रखते हुए आज इसको हम हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। एम्पायर टॉकीज का नाम जबलपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा है। जाने माने फिल्म कलाकार प्रेमनाथ की जिंदगी से जुड़े इस सुनहरे सपने को लोग अब भी दिल से याद करते हैं। लोगों का मानना है ये जर्जर भवन नहीं टूट रहा, बल्कि प्रेमनाथ का सपना टूट रहा है। एम्पायर सिनेमा यानी प्रेमनाथ के सपनों का एक थिएटर जिसे हम कहेंगे, उनका सपना था। उन्होंने सपने को यहाँ पर साकार किया था, अपने बचपन के सपने को यहाँ साकार किया था। एम्पायर टॉकीज के मार्फत जो है प्रेमनाथ से जुड़ी बहुत सारी यादें जबलपुर के लोगों के मन में बसती है। हमारे साथ जाने माने पत्रकार प्रहलाद मंडल जी हमारे साथ में। आइए अपन उनसे बात करते हैं। मंडल जी, ये एम्पायर सिनेमा को गिराया जा रहा है, प्रेमनाथ से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो ये कैसा आपको? एम्पायर थिएटर का निर्माण 1918 में अंग्रेज़ों ने किया था। शुरू में यहाँ पे डांस के कार्यक्रम हुए करते थे। कैंट एरिया में रहने वाले अंग्रेज और उनके परिवार यहाँ डांस करने आते थे और उसके बाद मैडम विलेमी करके एक अंग्रेज महिला ने यहाँ पे फिल्में दिखाने की शुरुआत हुई। उसी दौर पे प्रेमनाथ युवा अवस्था में थे और यहाँ पे फिल्में चला करती थी, तो वो यहाँ पर दीवार फांद कर फिल्में देखने आया करते थे। एक बार थिएटर के कर्मचारियों ने उनको पकड़ लिया और बड़ा उनको अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। उसी दिन उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं इस सिनेमा घर को खरीदूँगा। 1952 में प्रेमनाथ जब फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो चुके थे, उन्होंने इस थिएटर को खरीदा और थिएटर खरीदने के बाद यहाँ पर रंगमंच के बड़े बड़े देश भर के कलाकार आया करते थे और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और उसके बाद यहाँ पे लगातार फिल्में चलती थी और प्रेमनाथ थिएटर के कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह माना करते थे। जब प्रेमनाथ की बहन का विवाह राज कपूर के साथ में हुआ तो राज कपूर और प्रेमनाथ यहाँ आए थे और इन्होंने थिएटर के पूरे कर्मचारियों के साथ एक फ़ोटो शूट भी कराया था और 1998 तक ये निर्बाध रूप से यहाँ पे फिल्में प्रदर्शित होती थी। प्रेमनाथ के निधन के बाद ये सिनेमा घर बंद हुआ और अब हालत और देख रेख के अभाव में ठीक रक्षाबंधन का दिन था 2012 में इस थिएटर का सामने का हिस्सा गिर गया। उसके बाद लगातार 12 साल तक इसकी कोई देख रेख नहीं हुई और इनके परिजनों ने इस थिएटर को बेचने का भी प्रयास किया। आज हालत ये है कि प्रेमनाथ थिएटर के रूप में ये थिएटर नहीं टूट रहा है, प्रेमनाथ का सपना टूट रहा है। ये थिएटर नहीं टूट रहा, ये प्रेमनाथ का सपना टूट रहा है, ये जाने माने पत्रकार प्रहलाद मंडल जी का कहना है। और जिस तरह से किसी पिता के ख़त्म हो जाने के बाद उसकी संतानें अनाथ हो जाती हैं, प्रेमनाथ के निधन के बाद ये थिएटर अनाथ सा हो गया था। प्रहलाद मंडल जी का कहना है कि ये थिएटर की जर्जर बिल्डिंग नहीं टूट रही है, प्रेमनाथ का सपना टूट रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ में राजेश दुबे, BTV जबलपुर। बहरहाल एम्पायर टॉकीज की बिल्डिंग भले ही जमींदोज हो गई हो, लेकिन इससे जुड़ी यादें शहरवासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी।
नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में इस सप्ताह कुल 24 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें स्वच्छता विभाग और योजना शाखा एवं अतिक्रमण विभाग से संबंधित रहीं। जन सुनवाई में पहुंची एक वृद्ध महिला ने बताया कि दयानंद सरस्वती वार्ड नेपियर टाउन पॉल कंपाउंड में ओपन नाली के कारण कई परिवार परेशान हैं। नाली की सफाई नहीं होती। हमारे घर के बिल्कुल एंट्रेंस पे एक गड्ढा खोदा है नाली बनाने के लिए। वो नाली बनाने के लिए पूरी नाली कम से कम 100-150 फुट खुली हुई है। लाखों करोड़ों मच्छर पूरे घर के अंदर घुस रहे हैं और आने जाने का रास्ता नहीं है। हम लोग 5 लोग सीनियर सिटीजन उस गेट से बाहर आने वाले हैं, तो अपनी समझ के हिसाब से जितना बन पड़ा बनाया। और सबसे ज़्यादा समस्या बदबू की है। 5 लीटर फिनाइल का बोतल ख़रीदा, वो ख़त्म हो गया डाल के। बैठे कैसे गेट के सामने, इतनी बदबू। और जो कंटिन्यूस बारिश हुई, उस बारिश में पूरा नाले का पानी और घर के अंदर। मेरी उम्र ऑलरेडी 60+ हो गई, उसकी गंदगी हम साफ़ करते रहें। आगे पानी चोक करके रखा हुआ है, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। आज ये जो ठेकेदार ने काम कराया है, वो नाली हमारी मतलब एक बूंद पानी टच से मस आगे नहीं बढ़ रहा है। वहीं पटेल मोहल्ले से आए एक वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भटकाया जा रहा है। गढ़ा गंगानगर से आए लोगों ने बदहाल सड़क की शिकायत की और गोपेश्वर से आए युवक ने अतिक्रमण हटाने आवेदन दिया। शिकायत ये है कि नगर निगम में वृद्धावस्था का पेंशन का फॉर्म भरा था, तो पूरे फॉर्मेलिटी में करके दे रहा हूँ। बैंक से मैंने क्लियर करवा लिया। अब वहाँ गए जमा करने, तो वो कहते हैं कि अब तुम मकान मालिक से अपने टैक्स रसीद लाओ, कहते हैं जब जमा होगी। टैक्स रसीद मांगना, भाई किरायानामा बोलो तो हम बनवा के ला देते हैं, लेकिन टैक्स रसीद क्यों मांग रहे हो आप? ये सर मैं क्या है, रोड बनी थी तो रोड के नीचे थोड़ा है ना बहुत ज़्यादा चढ़ाई उतरने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो वही मेरा निवेदन था कि उस पर कुछ गिट्टी डाल के वो कर दें। स्कूल के बच्चे अच्छे भी जाते हैं साइकिल लेके, गाड़ी लेके, तो गिरते हैं सर। तो मेरा यही निवेदन था कि वो ठीक हो जाए। मैं विगत 1 वर्षों से नगर निगम की जन सुनवाई में मैं कंटिन्यू हर जन सुनवाई में आ रहा हूँ। विगत 5 वर्षों से मेरी दुकान है गुप्तेश्वर में, मानस मंदिर के बाजू से। उसके सामने प्रेमचंद लोधी नामक एक व्यक्ति है, जिसने 440 स्क्वायर फीट में अवैध कब्जा किया हुआ। फिर JDA द्वारा वहाँ का निरीक्षण किया गया, RI द्वारा सब नपाई की गई, जिसमें यह पाया गया कि 440 स्क्वायर फीट में प्रेमचंद लोधी द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। तो उसी के उसमें फिर मैं आज पुनः जन सुनवाई में आके अधिकारियों को कहा है कि जब JDA ने सारी चीज़ें कर दी हैं तो आप कार्रवाई करें। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त RP मिश्रा ने आवेदकों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को भी जनता दरबार के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने आम जनता की शिकायतों को सुना। जन सुनवाई में SP आदित्य प्रताप सिंह सहित ASP स्तर के अधिकारियों ने लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें दर्ज की। जनता दरबार में पारिवारिक विवाद, आपसी मारपीट, संपत्ति से संबंधित शिकायतें सर्वाधिक थीं। हमारे 2 प्लॉट महाराजपुर में हैं, उसमें बाहुबलियों ने कब्जा करने के कोशिश किया और कब्जा कुछ किया भी। उसको मुक्त करा करके हमको दिया जाए, उसके लिए निवेदन करने गया था। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 85 वर्ष का हूँ और स्वास्थ्य भी सही नहीं है। मैं आजकल भोपाल अपने पुत्रों के साथ रह रहा हूँ, तो वो मुझे यहाँ आकर के शिकायत करना पड़ता है और उसमें मुझे काफ़ी कष्ट होता है। जन सुनवाई में कटंगी के लोहारी ग्राम में रहने वाले मुकेश कुमार अपनी पत्नी विमलेश साहू के साथ पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई कि गांव के दबंगों द्वारा उनसे मारपीट की गई, लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की। अब दबंगों ने उनकी पत्नी को कार से कुचलने का प्रयास किया, लेकिन इस मामले में भी पुलिस साधारण एक्सीडेंट का केस दर्ज कर दबंगों को संरक्षण प्रदान कर रही है, जिससे उनका परिवार दहशत में है। पीड़ित मुकेश कुमार और उनकी पत्नी ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
हम लोग आए हैं ग्राम लोहारी से, ये कटंगी के थाने अंतर्गत आती है। पिछली बार भी इन लोगों ने हम लोगों को मारा था, पीटा था, और क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पिछली बार भी शिकायत की थी, कटंगी थाने में भी की थी, यहाँ भी की थी एसपी ऑफिस में। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो लोग मन बढ़ गए हैं उन लोगों के, तो अब जान से मारने के लिए हमारी पत्नी के ऊपर कार चढ़ा दी, और मैडम से रिक्वेस्ट की है कि मैडम इन लोग ने जानबूझ के कार चढ़ाई है, तो मैडम ये बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट केस बना रही हैं। तो हम लोगों की अपील ये है कि क्या कहते हैं, सरकार से हम लोगों को सख्त से सख्त उनको कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, और वो खुले घूम रहे हैं। मालगुजार लोग बहुत परेशान करते हैं, वहाँ की टीआई मैडम कुछ कार्रवाई नहीं करती, हम लोगों के मारपीट किया, बहुत परेशान करते हैं। गाड़ी चढ़ा दी और मैडम बोलती हैं एक्सीडेंट केस है। गाड़ी किसने चढ़ाई? दिलीप पटेल ने। पुलिस अधिकारियों ने जनता की शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को भेजा है और शिकायतों का 1 सप्ताह के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई में करीब 70 शिकायतें प्राप्त हुई है। इसमें जमीन संबंधी, साइबर फ्रॉड संबंधी, मारपीट संबंधी, घरेलू विवाद संबंधी और धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई है। सभी शिकायतों को नगर पुलिस अधीक्षकों को, एसडीओपी को, संबंधित थाना प्रभारी को भेज दिया गया है और 7 दिवस के भीतर इसमें निराकरण करने हेतु बताया गया है। जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 70 शिकायतें दर्ज की गई हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जन सुनवाई में पहुंचे होम्योपैथी चिकित्सकों के संगठन ने राज्य शासन के नाम एक पत्र सौंपा और होम्योपैथी डॉक्टरों को भी एलोपैथिक दवाइयां लिखने का अधिकार प्रदान किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा होम्योपैथी चिकित्सकों को ये अधिकार दिया गया है, लिहाजा मध्य प्रदेश में भी ये सुविधा दी जानी चाहिए। हम लोगों ने आज माननीय कलेक्टर साहब जबलपुर को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने मुख्य मांग ये की है कि जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहाँ के होम्योपैथिक डॉक्टरों को 6 महीने का कोर्स कराकर कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ उनको देने का एक अधिकार दिया हुआ है और वो बाकायदा नोटिफाइड है गवर्नमेंट से। इस तरह की मांग हम लोग जबलपुर में कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर हम लोगों को भी यहाँ पर जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनको एलोपैथिक दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देने का अधिकार मिलना चाहिए। राधाकृष्णन वार्ड से आए आवेदक ने पिता की मृत्यु उपरांत संबल योजना के तहत मिलने वाली अनुग्रह राशि प्रदान करने की मांग की है। ये संबल योजना के अंतर्गत जो मृत्यु सहायता, अंत्येष्टि सहायता मिलती है मृतक की मृत्यु उपरांत, उस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए लोग बार बार नगर निगम के 10 चक्कर लगा चुके हैं। कलेक्ट्रेट में आए, कलेक्टर साहब से गुहार लगाने आए हैं ये मृत्यु सहायता देने के लिए जन सुनवाई में। अगर इनके सामने अगर यहाँ से भी न्याय नहीं मिलता है तो ये लोग कोर्ट जाने के लिए बाध्य हैं। एडीएम नाथुराम गौड़ ने बताया कि जन सुनवाई में 200 आवेदन आए, जिनमें से कई पहली बार आए और कुछ दूसरी तीसरी बार आए, जिनके त्वरित निराकरण के निर्देश दे दिए गए हैं। जन सुनवाई में लगभग 200 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कुछ जो दूसरी बार आए उनके भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें तुरंत निराकरण की कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और लगातार सभी अधिकारियों को कलेक्टर महोदय की तरफ से निर्देश जारी रहते हैं कि इनकी तत्काल सुनवाई की जाके प्रकरणों का निराकरण किया जाए। जो यथोचित निराकरण होता है वो कर रहे हैं लोग बाग, जिसमें जो चीज़ होने लायक नहीं है वो संबंधी आवेदक को उस तरीके से सूचित किया जाता है। सर, कुछ शिकायतें नगर निगम के खिलाफ भी आ रही हैं। नगर निगम में कुछ आवास योजना से संबंधित आ रहे हैं या अतिक्रमण से संबंधित आ रहे हैं, तो उनके नगर निगम के लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई में अतिक्रमण, संपत्ति विवाद, नामांतरण, सीमांकन सहित अन्य मामले प्रमुख रहे। बाढ़, जलप्लावन और मकान गिरने जैसी आपदा में सहायता पहुंचाने और सूचना देने के लिए जिला मुख्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसमें अभी तक 17 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं।
बताया जा रहा है कि इन शिकायतों में ग्रामीण इलाकों में पुल एवं पुलिया डूबने, मकान गिरने, घरों में पानी भरने की शिकायतें प्रमुख रहीं, जिनका निराकरण किया गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में हमारे 26-23-925 कॉल सेंटर पर 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन शिकायतों में सारी शिकायतें थीं घरों में पानी भरने की, पुलिया डूबने की। इसमें कुछ बड़ी शिकायतें थीं। रेगवा की पुलिया डूब गई थी, जिससे वहाँ का आवागमन रुक गया था। अब स्थिति नियंत्रण में है। दूसरा, कुछ मकान गिर गए, कच्चे मकान। संबंधित तहसीलदारों को ये जानकारी दे करके पटवारियों द्वारा मुआयना करके उनके निराकरण किया जा रहा है। यदि कोई बड़ी घटना होती है तो संबंधित एसडीएम और तहसीलदार महोदय को ये जानकारी प्रेषित की जाती है। संबंधित अधिकारी वहाँ पर संबंधित कर्मचारी को भेज करके समस्या का निराकरण कराते हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में तैनात कर्मियों ने बताया कि यहां आने वाली शिकायतों को संबंधित दलों तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर शिकायतों का निराकरण किया जाता है। समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन की प्रक्रिया के तहत जिले के 4,651 किसानों से 10,525 मीट्रिक टन की खरीदी की गई है। उप संचालक कृषि एसके निगम ने बताया कि 13,000 से ज़्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया था, जिसमें से 4,651 कृषकों से मूंग का उपार्जन किया गया है। वहीं नॉन FAQ क्वालिटी की मूंग को अलग कर दिया गया है और साथ ही कृषि अधिकारियों के साथ खरीदी केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया। जिले के 4,651 किसानों ने अपनी मूंग बेची है और 10,525 मीट्रिक टन अभी तक की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से अपने पास फाइनल ये फिगर आए हैं। हो सकता है थोड़े बहुत फिगर 19-20 हो सकते हैं, लेकिन लगभग ये फाइनल रिपोर्ट ही है। वापस डेट बढ़ा दी गई है, 5 तारीख लास्ट डेट थी। तो उसी संबंध में, क्योंकि जनरली देखने में आता है कि लास्ट टाइम पे जब होता है, जिससे ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में कुछ नॉन FAQ खरीदी हो जाए, तो उसको देखते हुए हम लोग को लगातार निरीक्षण करें हैं। तो वास्तव में यदि मॉइस्चर के कारण या अन्य किसी कारण से वो फेल हो रही है तो उसको रिजेक्ट करवा के ऑनलाइन ही तुरंत रिजेक्ट करवाते थे और किसानों को वापस ले जाने का तुरंत उसको निर्देश दिया जाता था। रेलवे स्टेडियम में 35वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कुश्ती प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। समापन अवसर पर 2 फाइनल मैच खेले गए और पूरी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने सभी टीमों को बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि खेल मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो हम सभी के जीवन को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। खेलों का आयोजन सामाजिक एकता भी स्थापित करने में सहायक सिद्ध होता है। मैं इस प्रतियोगिता के विजेता एवं उप विजेता टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ और मुझे आशा है कि जो टीम इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, वे अगली बार और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और शायद विजय भी प्राप्त करेंगे। अंत में मैं एक बार पुनः इस प्रतियोगिता में शामिल सभी टीम प्रतिभागियों एवं समस्त आयोजक मंडल को इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। जानते हैं कि पश्चिम मध्य रेलवे मेजबान था इस अखिल 35वीं अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का। रंगारंग शानदार भव्य समापन समारोह हुआ, जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे ने सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए और जो विजेता टीम है नॉर्दर्न रेलवे रही, जिसको ट्रॉफी प्रदान की गई महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे। अखिल भारतीय रेलवे स्तर की इस प्रतियोगिता में सभी मिलाकर के 77 मैच हुए थे, जिसमें सब मिलाकर 78 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 78 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और इस स्पर्धा के विजेताओं को आगामी दिनों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा। अहिंसा चौक से लेकर कचनार सिटी तक की जर्जर, बदहाल और उखड़ी हुई सड़क को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने नगर सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाया कि 3 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाली इस सड़क का कार्य कई महीनों से रुका हुआ है। हजारों लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और नेता ध्यान तक नहीं दे रहे हैं।
बिखरी हुई गिट्टियां और सड़क के गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी महापौर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। घोषणा जनता के पैसों की होली खेलना बंद करो, बंद करो। ये अहिंसा चौक से कचरा सिटी की सड़क जो 3 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृत हो चुकी है, काम भी इसका शुरू हो चुका था, लेकिन राशि बिल भुगतान न होने के कारण ठेकेदार ने काम बंद कर दिया और नगर निगम का पूरा निकम्मा प्रशासन, इनकी नगर सत्ता जो कुंभकर्णी नींद में सो रही है, उसे सिर्फ कमीशन से मतलब है। उसे यहाँ की जनता की परेशानियाँ नहीं दिख रही कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, खुदाई होने के कारण ऐसे कई निर्माण कार्य हैं जो शहर में बंद पड़े हैं। और नगर निगम के हमारे प्रथम नागरिक बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि 1500 करोड़ को शहर को महानगर बनाएंगे। निर्माण कार्य आप कर नहीं पा रहे, ठेकेदारों को पेमेंट हो नहीं रही है। पेमेंट उनकी हो रही है जो मोटा कमीशन दे रहे हैं। कमीशन की सरकार है नगर भारतीय जनता पार्टी की, ये भाजपा की नगर सत्ता कमीशन की सरकार है। इनके ना जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब है आम जनता की परेशानी से, ना महापौर को कोई मतलब है, ना उनकी नगर सत्ता की पूरी MIC को कोई मतलब है, ना यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, ना पार्षद को मतलब है। और आने वाले समय में हमारा पूरा पार्षद दल, पूरा कांग्रेस परिवार हर उस जगह पे जाके प्रदर्शन करेगा जहाँ पे महापौर की झूठी घोषणाएं साफ साफ प्रमाणित हो। आप घमापुर रोड देख लो, तिलवारा रोड देख लो, अहिंसा चौक से लेके कचनार रोड देख लो, महापौर के गृह वार्ड की रोड देख लो, आपको गड्ढों की बेतरतीब संख्या देखने में मिलेगी। महापौर बिना सोचे समझे, बिना विचारे काम करने की परिणति यहाँ इन रोडों के माध्यम से देखने मिल रही है। यकीनन तौर पर जबलपुर की जो नगर निगम की सत्ता है वो भ्रष्टाचार के आगोश में है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचारी के माध्यम से बंदरमाट अधिकारियों के पेटों तले जा रहा है और इसमें पूर्ण रूपेण आशीर्वाद है तो सत्ताधीशों का। नगर निगम की सत्ता कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है। कांग्रेस पार्षद दल, युवक कांग्रेस, जिला शहर कांग्रेस के बैनर तले नगर निगम की सत्ता को जगाने का प्रयास कर रहा है। ये जागे तो ठीक है, नहीं तो हमें दूसरे तरीके भी आते हैं कि कुंभकर्ण को सोते हुए कैसे उठाया जा सकता। विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर देर तक मजमा लगा रहा। कांग्रेस पार्षद का कहना है कि जनता को राहत मिल जाने तक उनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सड़क के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार और लेट लतीफी को उजागर करते रहेंगे। नगर निगम की भवन शाखा और अतिक्रमण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो ऐसे भवनों में संचालित हो रही है जिनका नक्शा स्वीकृत नहीं है या स्वीकृत नक्शे के हिसाब से भवन निर्माण नहीं कराया गया है। नगर निगम की संयुक्त टीम ने विजयनगर राइट टाउन क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब आधा दर्जन बिल्डिंगों के बेसमेंट में ताला जड़ दिया। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि कई कोचिंग संस्थान ऐसे भवन में संचालित किए जा रहे हैं जिनके नक्शे तक स्वीकृत नहीं हैं। कई स्थानों पर नक्शे के विरुद्ध निर्माण कार्य दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा उन्हें पहले नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आज आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कोचिंग क्लास जो चल रहे हैं शहर में, उनका निरीक्षण किया गया। नक्शे के विरुद्ध जो अतिरिक्त निर्माण या फिर पार्किंग व्यवस्था नहीं है उसके लिए कार्रवाई की गई, जिसमें 2 कोचिंग क्लास को हमने तालेबंदी कार्रवाई किए हैं। एक तो रेडियंट है और दूसरा नारायण कोचिंग क्लासेस। एक और आपका राशन के नीचे बेसमेंट में जो बेसमेंट को पार्किंग का यूज़ नहीं करते वो उसको बंद करके रखा गया था और उसमें कुछ सामान रखा गया था, उसकी तालाबंदी कार्रवाई की गई एकता चौक में। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पार्किंग स्पेस को भी मुक्त कराया जाएगा। संस्कारधानी जबलपुर चाकूबाजों की राजधानी बन गई है। बीते 1 माह में जबलपुर में 2 दर्जन से ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई लोगों की जान तक चली गई। खास बात यह है कि इन घटनाओं में से अधिकतर घटनाओं में चाइना चाकू का इस्तेमाल किया गया, जिसे देखते हुए SP आदित्य प्रताप सिंह ने चाइना चाकू के सप्लायरों की पतासाजी के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में हनुमानताल पुलिस ने एक बार फिर जबलपुर में चाइना चाकू बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 15 चाइना चाकू बरामद किए गए हैं। तीनों आरोपी अरबाज खान, छोटू उर्फ सोहराब और शहबाज उर्फ आबिद मदार टेकरी के रहने वाले हैं।
पुलिस पूछताछ में इन्होंने राजस्थान पुष्कर मेले से चाकू 250 रुपए में खरीद कर लाने और जबलपुर में अपराधियों को 500 से 1000 रुपए में सप्लाई करने का जुर्म कबूल किया। पुलिस ने इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी हनुमान ताल ने अरबाज, सोहरब और शहबाज से 15 चाइनीज चाकू इनके कब्जे से जब्त कर 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। साथ ही एक व्यक्ति अकरम अंसारी से 1 पिस्टल और 2 कारतूस जब्त किए गए हैं। इसके विरुद्ध अलग से 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई लगातार जबलपुर शहर में जारी रहेगी। वहीं पुलिस ने बकरा मार्केट के पास भान तलैया के शासकीय स्कूल के पास किलकारी गार्डन निवासी अकरम अंसारी को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पुलिस ने अकरम के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। जबलपुर के डुमना रोड पर मंगलवार को तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। इस घटना में होंडा सिटी कार में सवार एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल हुए 2 लोगों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। एएसपी प्रदीप शेंडे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि नेपियर टाउन निवासी प्रिंस खत्री, पोलीपाथर निवासी औरिश ओबेरॉय और नर्मदा नगर निवासी तुषार खत्री होंडा सिटी कार से डुमना की ओर जा रहे थे। तभी तीनों की कार पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में घायल हुए प्रिंस खत्री की मृत्यु हो गई, जबकि तुषार खत्री और औरिश ओबेरॉय गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना में कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। ये हादसा किन हालातों में हुआ और कार कौन चला रहा था, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। पुलिस को घटनास्थल पर एक ही कार क्षतिग्रस्त हालत में मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हादसा कार के पेड़ से टकराने की वजह से होना प्रतीत हो रहा है। जो डुमना चौकी है उस क्षेत्र की घटना है ये। जो अपना समागम चौक है उससे थोड़े से पहले एक कार प्रातः रोड से उतर करके पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण एक बच्चे की उसमें डेथ हो गई। उसका नाम प्रिंस खत्री है। ये होंडा सिटी कार है और ये इन्हीं की कार है, ये जानकारी में आया है। इसमें टोटल 3 लोग बैठे थे, जिसमें से प्रिंस खत्री की डेथ हो गई और 2 और लोग थे, एक तुषार खत्री है और दूसरा आरिश ओबेरॉय। तो ये दोनों अनकॉन्शियस है, तो इनको अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी पता नहीं चल पाया है स्पष्ट रूप से कि घटना कैसे हुई है, इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में घायलों और मृतक के परिजनों ने ये जानकारी दी है कि प्रिंस खत्री सुबह 4 बजे के आसपास घर से निकला था। कार उसके पिताजी कमल कुमार खत्री की बताई जा रही है, जबकि तुषार भी अपनी मां से मैगी खाकर आने की बात कहकर घर से गया था। तुषार, प्रिंस और औरिश कैसे इस हादसे का शिकार हुए, इसे लेकर अब तक पुलिस के पास भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि एक बात ये भी सामने आई है कि कार सवार कार से रेस लगा रहे थे और स्टंट कर रहे थे, तभी अचानक ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस घटना की जांच करने में जुटी हुई है। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत धन्वंतरी नगर चौराहे पर देर रात 4 युवकों ने दिनेश केवट नामक एक युवक की हत्या करने के इरादे से उस पर तलवार और लाठी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में दिनेश केवट गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे तत्काल इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही संजीवनी नगर पुलिस मेडिकल अस्पताल पहुंची। सीएसपी गोरखपुर HR पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि डिल्लू केवट और भोला केवट सहित 4 लोगों ने दिनेश पर एक राय होकर तलवार लाठियों से हमला किया है। इस मामले में चारों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। चारों मौके से फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। ये डुल्ली केवट और भोला केवट, इन लोगों ने एक दिनेश केवट को तलवार डंडों से, और उनके साथ ही 2 और थे, इन लोगों ने करीब 4 आदमी थे, एक राय होकर के और घेर करके इसको जान से मारने की नीयत से तलवार डंडों से मारपीट की, जिसमें वो घायल हो गया था। वहाँ पर बाद में एक पुलिस वाले को हल्ला गुल्ला सुनाई दिया, वो भी दौड़ के आया और तब फिर वो भाग गए थे आरोपी। और उसको मुज्जर को लेके यहाँ अस्पताल आए हैं। अस्पताल में उसका
इलाज होने के बाद उसमें प्रथम सूचना पत्र 307 के तहत दर्ज की गई है उनके खिलाफ, चारों के खिलाफ, और आरोपियों की तलाश हेतु पार्टी भेज दी गई है, तलाश पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारी मेडिकल अस्पताल के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां घटनास्थल पर चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। पुलिस के मुताबिक दिनेश की इन लोगों से पुरानी रंजिश है, इसलिए इन्होंने उसकी जान लेने के इरादे से उस पर हमला किया। घायल मेडिकल अस्पताल में भर्ती है और पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। बारिश के बीच अलग अलग ग्रामीण इलाकों में पानी के तेज बहाव होने और डूबने वाले 3 लोगों की तलाश के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों का सर्चिंग अभियान जारी है। सोमवार को बेलखेड़ा के हिनौतिया गांव में मछली मारने गए 2 चचेरे भाई रंजीत गौड़ और आदर्श गौड़ लबालब पानी भरे खेत और रपटे को पार करते समय पानी में डूब गए थे। इस घटना के बाद से ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार दोनों की तलाश कर रही है, लेकिन मंगलवार की देर शाम तक पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को दोनों का पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ के जवान मोटर बोट से हिरण नदी में सर्चिंग का कार्य कर रहे हैं। कल थाना बेलखेड़ा में रमेश और रंजीत गोंड नाम के 2 व्यक्ति मछली मारने गए थे, हिनौतिया गांव के थे, और वो रपटा पार करते हुए डूब गए हैं। शाम को भी उनको ढूंढा गया। अभी फिर जो हमारी रेस्क्यू टीम है और थाना प्रभारी वहीं मौके पर मौजूद है और गोताखोरों की मदद से उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उनसे हम ढूंढ लेंगे। इधर दूसरी ओर बरेला की गौर चौकी के अंतर्गत नर्रई नाला में 2 दिन पहले पानी के तेज बहाव में बह गए पिपरिया चारघाट निवासी मोहन ठाकुर का भी अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस मोटर बोट की सहायता से मोहन की तलाश कर रही है, लेकिन 2 दिन बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। भगवान आशुतोष की उपासना के सावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कटंगी से सैकड़ों श्रद्धालु नर्मदा तट ग्वारी घाट पहुंचे और नर्मदा पूजन के बाद अपनी अपनी कांवड़ में जल लेकर लगभग 55 किलोमीटर का सफर तय करने ग्वारी घाट से कटंगी के लिए रवाना हुए। शिव भक्तों ने बताया कि पिछले 13 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़िये शामिल होते हैं और कांवड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया जाता है। श्रवण माह के तीसरे सोमवार को मां श्री रेवा जी के चरणों ग्वारी घाट उमा घाट से प्रारंभ होती है, जो संस्कार धानी में कमानिया फुआरा मिलोनीगंज दीनदयाल होते हुए कटंगी में जहां विराजमान है भगवान भोलेनाथ, वहां उनका सभी कांवड़िया जलाभिषेक करते हैं। इस बार हमारे इस कांवड़ यात्रा में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। विभिन्न प्रकार की झांकियां हैं और इस बार 2500 कांवड़िया पैदल बिना चप्पलों के बिना जूतों के निकले हैं। बहुत से कांवड़िया व्रत रखे यह कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। फूटाताल कश्यप मोहल्ला स्थित शिव साई मंदिर समिति के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़िये शामिल हुए। बिजली विभाग के द्वारा बड़े बकायेदारों और विद्युत चेकिंग के दौरान पकड़े गए उपभोक्ताओं से बिल की वसूली के लिए अब नया है, जिसके तहत अब 1 लाख रुपए से अधिक राशि का बिल नहीं चुकाने वाले बकायेदारों के नाम पते सार्वजनिक किए जाएंगे। इसके लिए विद्युत विभाग के सिटी सर्किल कार्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। सिटी सर्किल कार्यालय के अधीक्षण यंत्री संजय अरोरा ने बताया कि 1 लाख से अधिक राशि के ऐसे 47 बकायादारों की सूची तैयार की गई है, जिनको नोटिस देने के बाद भी उन्होंने बिल जमा नहीं किया है। लिहाजा अब इनके नाम पते सार्वजनिक किए जाएंगे। उनके नाम पते ऑफिस एवं चौराहों पर चस्पा किए जाने की तैयारी है। जो बड़े बकायेदार हैं बिलों के, साथ ही जो विजिलेंस चेकिंग के उपरांत विजिलेंस की चेकिंग राशि के जो बड़े अमाउंट है जो जमा नहीं किए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे एमपीबी के ऑफिसेज में एवं शहर के अन्य मुख्य मार्गों पर। अभी प्रथम चरण में सभी डिवीजन्स में 1 लाख से ऊपर के जैसे बकायेदार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया। 1 लाख के ऊपर के पूरे शहर में कम से कम 47 से 48 बकायेदार हैं। नोटिस पहले जारी किए जा चुके हैं और अन्य माध्यमों से भी कोशिश की गई है, पर इनके द्वारा बिलों की राशि जमा नहीं की जा रही है, तो जो मैंने कार्रवाई आपको बताई उसके अतिरिक्त
इनको जो तहसीलदार के अधिकार प्रदत्त हैं पूर्व क्षेत्र कंपनी के जेई एवं एई को, उनके माध्यम से बैंकों में पत्र लिखे जा रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट फ्रीज करे जाएंगे एवं कुर्की की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। अधीक्षण यंत्री के अनुसार इसके बाद भी बिल जमा नहीं करने वालों पर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गौ रक्षा विभाग के सदस्यों ने एक शिकायत पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपा है, जिसमें शिकायत की गई है कि गौवंश की मदद के लिए जारी किए गए टोल फ्री नंबर अक्सर बंद रहते हैं। जरूरत पड़ने पर वाहन भी नहीं मिलते, जिसकी वजह से बीमार गौवंश हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। वहीं गौशाला में भी बद इंतजामी है, जिसे जल्द दूर कराया जाए। माननीय महापौर जी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि बारिश के समय में गौवंश जो हमारा सड़कों पे आता है, उसके लिए उपचार हेतु जो वाहन चलते हैं वो वाहन समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। साथ में जो अपने जो लैंडलाइन नंबर या टोल फ्री नंबर चल रहा है वो नंबर हमेशा स्विच ऑफ बंद बताते हैं। तो महापौर जी ने आश्वस्त किया है कि जो भी आपकी मांग है हम पूरी करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। जो भी शुल्क लग रहा है वो निःशुल्क करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने गौ सेवकों को भरोसा दिलाया है कि जल्द शिकायतें दूर की जाएंगी। अत्यंत संवेदनशील लोग हैं और गौ माता के लिए निरंतर बहुत मेहनत और काम करते हैं। आज कुछ उनकी समस्याएं थी, चाहे गाड़ी को लेकर या व्यवस्थाओं को लेकर, कि गौ माता अगर कहीं तकलीफ़ होती है तो किस तरीके से गौ माता को ले जाया जाए, किस तरीके से इलाज कराया जाए, उन सब को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। निश्चित तौर पर उसमें 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई की जाएगी, सुधार लाया जाएगा और ऐसे जो गौवंश है हमारे, उनके संरक्षण के लिए जो लोग कार्य करते हैं, ज़मीन पे उतरकर मेहनत से कार्य करते हैं, उनकी सारी बातों को ध्यान में रख के और निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से काम कराया जाए। गौ सेवकों का कहना है कि गौ सेवा से जुड़े इंतजाम उम्दा तरीके से किए जाने चाहिए ताकि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो।